हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। ये हमारा फर्स्ट ईयर का ये हमारा क्या है, फर्स्ट ईयर पीवाईक्यू है इंग्लिश पेडागोजी का सीटेड पेपर 2 के लिए। वैसे तो जो पेपर 1 है और पेपर 2 है, दोनों की पेडागोजी ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें डिफरेंशिएट कर दिया जाता है। तो अगर आपको पहचानना है कि पेपर 1 या पेपर 2 में से किसमें का क्वेश्चन है, तो बस नॉर्मल सा डिफरेंशिएशन होता है कि जो पेपर 1 होगा उसमें प्राइमरी लेवल करके क्वेश्चन दिया होगा, या तो ऐसे क्वेश्चन होंगे कि मतलब फर्स्ट टू फिफ्थ में अगर टीचर ऐसा कर रही तो कौन सा अप्रोच है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। और वही अगर पेपर 2 होगा तो उसमें क्या करेंगे, जूनियर लेवल ऐसे लिख करके क्वेश्चंस बने होंगे, या फिर लिखा होगा कि फर्स्ट टू एट्थ क्लास के बच्चों को अगर लैंग्वेज सिखाई जा रही है तो टीचर कौन से अप्रोच से सिखा रही है, या कोई एक्टिविटी की जा रही है तो उसमें कौन से अप्रोच का यूज किया जा रहा है। तो बस इतना सा ही डिफरेंस होता है, बाकी ऑलमोस्ट हमारी इंग्लिश पेडागोजी जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 में सेम ही होती है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर इम्प्रूविंग द स्पीकिंग स्किल्स ऑफ लर्नर्स। बच्चों में स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी चीज है वो जो सबसे बेस्ट होगी। रीडिंग द प्रोज एंड ड्रामा अलाउड, इसको तेज तेज पढ़ने से, या फिर ओरल लैंग्वेज ड्रिल, या फिर मतलब कि ओरल लैंग्वेज बस रटना रटा करके सिखाना, या फिर डिबेट्स एंड ग्रुप डिस्कशंस फॉलोड बाय रोल प्ले। तो स्पीकिंग स्किल की बात की गई है कि स्पीकिंग स्किल को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। मतलब कि अगर बच्चों को रोल प्ले के थ्रू डिबेट या फिर ग्रुप डिस्कशंस कराए जाएंगे तो इससे बच्चों में स्पीकिंग स्किल इंप्रूव होगी। क्योंकि डिबेट्स या ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, बच्चे पहले सोचते हैं, सोचने के बाद जो भी उनकी थॉट्स होती है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, थॉट्स को अपने ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको किसी ना किसी तरीके से उसका एनालिसिस करते हैं, अपने माइंड में ही एनालिसिस करने के बाद क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, अपनी थॉट्स का एक्सप्रेशन उनका क्या है, सोच विचार कर अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करके इस तरीके से आता है। स्पीकिंग स्किल का मतलब ही यही होता है कि जो कुछ भी बोला जा रहा है वो पूरा सोच समझ कर हो, ऑर्गेनाइज्ड वे में हो और एनालिसिस करके बोला जा रहा हो, तो इसी को स्पीकिंग स्किल कहते हैं। तो डिबेट या फिर ग्रुप डिस्कशन कराया जाएगा अगर रोल प्ले के द्वारा, तो इससे बच्चों में स्पीकिंग स्किल का डेवलपमेंट होगा या फिर इंप्रूवमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 हैज ओवरऑल डेवलपमेंट एज एन एम। जो राइट ऑफ मतलब 2009 का एक्ट आया था, आरटीई एक्ट आया था, उसमें एक था कि राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, बच्चों को फ्री में और जरूर ही एजुकेशन देनी चाहिए, 2009 के एक्ट में था। तो उसमें एक चीज कही गई थी, ओवरऑल डेवलपमेंट का एम रखा गया था। तो इस ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब कि नर्चरिंग बोथ द स्कोलिस्टिक एंड स्कोलिस्टिक एरियाज, या फिर कोचिंग ऑल द चिल्ड्रन फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, कोचिंग देना ट्यूशन देना, ये तो ऑप्शन ही गलत होता है। ट्रेनिंग द चिल्ड्रन फॉर डिफरेंट कैरियर्स, उनको पढ़ाने का मतलब सिर्फ करियर के लिए तैयार करना है अलग अलग, तो ये भी गलत ही होता है। मतलब ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं, इस वजह से ऑप्शन देखते ही हटा दीजिए। ट्रेनिंग द चिल्ड्रन फॉर देयर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, मतलब ये ऐसा ऑप्शन दे दिया जिससे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि शुरू में ही बच्चों में ये भावना जागृत करने के लिए ऐसा किया गया है, ओवरऑल डेवलपमेंट का एम रखा गया है। तो ये भी गलत है, क्योंकि प्राइमरी के बच्चे हैं या फिर जूनियर के बच्चे हैं, 8th तक के बच्चे हैं, उनमें मोरल स्टोरीज के थ्रू ये चीज डेवलप की जा सकती है, लेकिन जो ओवरऑल डेवलपमेंट का एम है वो रखा गया था कि स्कोलिस्टिक और कोलिस्टिक दोनों तरीके के जो एरियाज हैं दोनों में ही बच्चों को नर्चर किया जाए, मतलब दोनों के लिए ही बच्चों को तैयार किया जाए। स्कोलिस्टिक मतलब हो गया स्कूल में जो भी एग्जाम होते हैं या फिर जो भी स्कूल से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं उनमें बच्चों का एक्टिव होना और उसका डेवलपमेंट होना। और को स्कोलिस्टिक एरियाज मतलब जो प्ले है, प्लेग्राउंड में जो सारे गेम्स है वो खेल पाना, मतलब कि क्लासरूम से बाहर की जितनी एक्टिविटीज होती हैं वो को स्कोलिस्टिक एरियाज में आती हैं। तो दोनों का ही नर्चर करना ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ क्लास इज रीडिंग अ स्टोरी बेस्ड इन अ विलेज। एक क्लास में एक स्टोरी पढ़ाई जा रही है जो कि गांव पर आधारित है। टीचर आस्क्ड सम स्टूडेंट्स टू मार्क द विलेजेस इन एन आउटलाइन मैप ऑफ देयर लोकेलिटी।
Some other students are asked to collect information about the different crops grown in these villages. Yet, another group works on the nutritional value of the grains, fruits, and vegetables grown in the locality. Later, the students exchange their work and have a class discussion relating the information with the story. तो what is the underlying principle of this approach? एक क्लास है जहां पर विलेज पर बेस्ड स्टोरी बच्चे रीड कर रहे हैं. टीचर ने क्या कहा बच्चों से कि कुछ बच्चों से बोला कि वो क्या करें, जो आउटलाइन है, आउटलाइन मैप है उस लोकेलिटी का, विलेज का, उसको मार्क करें. कुछ बच्चों से कहा कि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें उस विलेज में जो भी क्रॉप्स ग्रो कराई जा रही हैं या फिर जो भी एग्रीकल्चर पैटर्न है वहां के लोगों का, जो खेत या फिर जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें. कुछ बच्चों से कह दिया कि जो वहां पे ग्रेन्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, इन सब की न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है, मतलब उन सब में, इन सारे ग्रेन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में न्यूट्रिशन कितना कितना होता है, तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पे काम करने के लिए कह दिया. उसके बाद स्टूडेंट्स से कहा गया कि वो अपने अपने काम को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करें और एक्सचेंज करने के बाद अपनी जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट की है उसके बारे में डिस्कशन करें. तो जो इस तरीके का अप्रोच है टीचर का, तो उसको कौन सा अप्रोच कहेंगे? मेकिंग कनेक्शंस अक्रॉस डिसिप्लिन्स एंड ब्रिंगिंग आउट द इंटर रिलेटेडनेस ऑफ नॉलेज, या फिर टीचिंग लैंग्वेज थ्रू रिटन असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स, या फिर गिविंग इंपॉर्टेंस टू द प्रैक्टिकल एंड स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ लिटरेरी पीसेस, या फिर ट्रीटिंग नॉलेज इन स्पेसिफिक सेगमेंट्स बेस्ड ऑन ज्योग्राफी, साइंस, लैंग्वेज एटसेट्रा. अब इसमें क्या किया है टीचर ने, अलग अलग ग्रुप बना दिया. ग्रुप बनाने के बाद हर बच्चे को अलग अलग तरीके की नॉलेज कलेक्ट करने के लिए कही. उसके बाद सारे बच्चों को साथ में मिलकर उस पर डिस्कशन करने के लिए कहा. तो इसमें पहला काम क्या किया जा रहा है कि जितने भी बच्चे हैं सबका एक दूसरे के साथ कनेक्शन बन सके, वो स्पीकिंग, लिसनिंग, हर तरीके की स्किल इससे डेवलपमेंट होगी, तो सारे डिसिप्लिन में कनेक्शंस बन सके. और दूसरा, उनको पता चले कि जितने भी तरीके की नॉलेज होती है, मैप से रिलेटेड एक को काम दिया था, एक ग्रुप को, दूसरे को काम दिया था कि क्रॉप्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन उनको कलेक्ट करने के लिए, तीसरे ग्रुप को क्या काम दिया था कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी डेटा है उनको कलेक्ट करें. तो ये सारी चीजें क्या है, एक विलेज से ही रिलेटेड है. तो नॉलेज का जो इंटर रिलेटेडनेस है इसको भी बच्चे इस तरीके से क्या करेंगे, समझेंगे. तो यही अप्रोच इस क्लास में की जा रही है. तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन स्टूडेंट्स आर. इफेक्टिव लर्निंग कब होती है? जब बच्चे इंटरेक्टिव होते हैं, या फिर शांत होते हैं, या फिर जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं उनकी प्रिपेयरिंग अच्छे से चल रही होती है, या फिर पैसिव होते हैं, तब उनकी इफेक्टिव लर्निंग मानी जाती है. बच्चों का इफेक्टिव लर्निंग कब माना जाता है? जब वो इंटरेक्शन अच्छे से करना जानते हैं या फिर एक दूसरे से इंटरेक्ट अच्छे से कर पाते हैं, तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव लर्निंग. कोई चीज उनसे पूछी जाए तो प्रॉपरली इंटरेक्ट करके जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको प्रॉपरली बता पाए, या फिर जो कुछ भी उसके बारे में नॉलेज पूछी जाए उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए. तो इससे क्या होगा, इफेक्टिव लर्निंग बच्चे में हुई, ये पता चला. तो किस चीज से हो रही है? इंटरेक्टिव से पता चल रहा है. तो 4th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 5 है, a test to assess the potential of students for specific abilities and skills such as music, spatial ability or logical abilities called an. एक टेस्ट लिया जा रहा है किस चीज का असेसमेंट करने के लिए? बच्चों की एबिलिटीज और स्किल्स का असेसमेंट करने के लिए. किस तरीके की एबिलिटीज और स्किल्स? म्यूजिक है, स्पेटियल एबिलिटी है, लॉजिकल एबिलिटी है, इन सब की पोटेंशियल कितनी है बच्चे में, इस चीज का असेसमेंट करने के लिए टेस्ट लिया जा रहा है. तो इसको क्या बोलेंगे? एप्टीट्यूड टेस्ट बोलेंगे, या फिर एटीट्यूड टेस्ट बोलेंगे, या अचीवमेंट टेस्ट बोलेंगे, या फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलेंगे. तो इसको क्या बोलेंगे? इसको कहेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट. जब इन सब चीजों की पोटेंशियल या फिर इन सब चीजों की एबिलिटीज चेक की जाती हैं तो ये किस में आता है? एप्टीट्यूड टेस्ट में आता है. तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सम नॉइज इन द लैंग्वेज क्लासरूम इंडिकेट. अगर क्लास में, लैंग्वेज क्लासरूम में थोड़ी बहुत शोर आ रहा है तो ये किस चीज को इंडिकेट करता है? टीचर्स लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द क्लास. टीचर का क्लास के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है इस वजह से, या फिर इनकम्पिटेंस ऑफ द टीचर. टीचर ही के अंदर क्षमता नहीं है बच्चों को कंट्रोल में रख पाने की, या फिर कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज विद लर्नर्स इंगेज्ड इन लैंग्वेज लर्निंग, या फिर इनडिसिप्लिन ऑफ लर्नर्स, बच्चों का इनडिसिप्लिन शो करता है. तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3. मतलब कि अगर क्लास में से थोड़ा बहुत शोर आ रहा है तो इसका मतलब क्लास में क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज हो रही है. जब बच्चे ग्रुपिंग करके एक दूसरे से सीख रहे होते हैं तब भी आपस से वो बात करेंगे. इसके अलावा स्पीकिंग स्किल डेवलप करने के लिए
जो डिबेट वगैरह चल रही होती है, ग्रुप डिस्कशन का चल रहे होते हैं, उससे भी कुछ ना कुछ नॉइज होगा ही क्लास में। तो ये सारी चीजें किस चीज की को इंडिकेट करती हैं? कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की को इंडिकेट करती हैं। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फ्लुएंसी इन इंग्लिश कैन बी डेवलप्ड थ्रू। इंग्लिश बोलने में फ्लुएंसी, ये चीज, इस चीज का डेवलपमेंट किसके द्वारा किया जा सकता है? अगर टीचर क्लास में पूरा टाइम खुद ही बोल रही है, मतलब ज्यादा से ज्यादा टाइम टीचर ही बोल रही है, तो इससे किसी तरीके का बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि टीचर बोल रही है। टीचर बीइंग अलर्ट टू स्पॉट द एरर्स एंड करेक्ट देम। अगर बच्चे मतलब कोई भी गलती कर रहे हैं, उनको बहुत ध्यान दे करके, अलर्ट होकर के देख रही है, उसके बाद जैसे ही गलती कर रहे हैं तुरंत उसको करेक्ट कर दे रही है, तो इससे भी बच्चे का खुद की स्पीकिंग का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। टीचर सेंटर्ड क्लास चल रही है। अलाउइंग स्टूडेंट्स हु आर नॉट कॉन्फिडेंट टू हैव द फ्रीडम टू बी क्वाइट। मतलब कि जो बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं है बोलने के लिए, उनको आजादी दी जा रही है कि वो चुप हो जाए। तो ये आजादी देने से बच्चे चुप तो हो जाएंगे, लेकिन वो क्या करेंगे? इंग्लिश बोलना सीख नहीं पाएंगे, इंग्लिश में वो फ्लुएंट नहीं हो पाएंगे। तो ये भी ऑप्शन गलत है। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज टू यूज द टारगेट लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। टारगेट लैंग्वेज क्या होती है? जो भी भाषा सीखी जा रही हो, या फिर फॉरेन लैंग्वेज हो, या फिर कोई भी लैंग्वेज जो सीखी जा रही है, उसको टारगेट लैंग्वेज बोलते हैं। तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, या फिर ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएं जिससे कि जो भाषा सीखनी है उस भाषा में बच्चे कम्युनिकेट कर पाए, बात कर पाए। तो इससे क्या होगा? उनकी इंग्लिश जो है वो फ्लुएंट होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अ प्ले कैन बी बेस्ट टॉट बाई। प्ले जो है, मतलब जो ये प्ले रोल वगैरह होते हैं, तो प्ले कैन बी बेस्ट डॉट, अच्छे तरीके से, ज्यादा अच्छे तरीके से कैसे सिखाया जा सकता है? एनकरेजिंग द स्टूडेंट्स टू स्टेज द प्ले आफ्टर वर्किंग इन ग्रुप्स टू अंडरस्टैंड द प्लॉट, कैरेक्टर एटसेट्रा। तो यही सही तरीका है। बच्चों को क्या करो? प्ले करने से पहले, स्टेज पर जाकर के प्ले परफॉर्म करने से पहले कहो कि ग्रुप्स में एक साथ होकर के पहले उस पर काम करें, जो भी कैरेक्टर्स वगैरह है उनको अच्छे से समझें, कहाँ किसका क्या डायलॉग होगा, कहाँ कैसी किसकी क्या एक्टिंग होगी, इस चीज को डिस्कस करें। तो इस चीज को एंकरेज करने से प्ले अच्छी तरीके से सिखाया जा सकता है। तो 8th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट इफेक्टिव टू रिमूव कन्वेंशनल बिलीव्स अबाउट जेंडर रोल्स। जो जेंडर रोल्स के बारे में रूढ़िवादिताएं चलती आ रही हैं, उनको अगर इफेक्टिवली रिमूव करना है, हटाना है, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा? टीचिंग ऑल द लर्नर्स टू स्वीप, वॉश एंड सेव इन द क्राफ्ट क्लास विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। लड़का हो चाहे लड़की, हर बच्चे से झाड़ू लगाने के लिए कहा जाएगा, धुलने के लिए कहा जाएगा, कोई भी चीज सिलनी है सिलने के लिए कहा जाएगा क्राफ्ट वर्क में। तो इससे क्या होगा? यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। इससे क्या होगा? जो जेंडर रूढ़िवादिताएं हैं वो चीजें रिमूव होगी, इफेक्टिवली रिमूव की जा सकती हैं। बाकियों में क्या है कि गर्ल्स को कहा जाएगा, एंकरेज किया जाएगा कि जो हाउस होल्ड क्लीनिंग है उसमें इंटरेस्ट डेवलप करें, तो ये डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देगा। टेलिंग द गर्ल्स दैट टॉकिंग फ्रीली इज नॉट अ ट्रेट ऑफ गुड गर्ल। अच्छी लड़की की ये गुण नहीं है कि वो फ्रीली, आजादी से बात कर सके। तो ये भी इसकी रॉन्ग, मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन को, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को मोटिवेट कर रहा है, ना कि इफेक्टिवली रिमूव करने का काम कर रहा है। शोइंग अ पिक्चर इन विच द मदर, मदर जो है वो कुकिंग कर रही है, फादर जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ऐसी पिक्चर दिखाने से क्या रिमूव किया जा सकता है? नहीं, इस चीज से भी बढ़ावा मिलेगा इसको। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ टीचर कैन डेवलप लिसनिंग स्किल्स इन इंग्लिश बाई। टीचर बच्चों में लिसनिंग स्किल्स का डेवलपमेंट कैसे कर सकती है? बाई फोकसिंग ओनली ऑन लिसनिंग। जहां पे भी ओनली वाला, ओनली करके कोई भी ऑप्शन हो वो आपका पहले ही गलत हो जाएगा। मेकिंग द लर्नर्स लिसन टू एवरीथिंग दे हियर पैसिवली। मतलब कि जो कुछ भी वो सुन रहे हैं उसको पैसिव होकर के बस बैठ करके सुने, तो ये भी सही नहीं है, इससे बच्चे का लिसनिंग स्किल डेवलप नहीं होगी। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर देम टू लिसन टू अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज एंड पीपल एंड एंगेज इन लिसनिंग एक्टिविटीज, यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। उनके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे जिससे कि वो अलग अलग जगह से चीजों को सुने, अलग अलग तरीके को, मतलब जो भी नॉलेज है अलग अलग नॉलेज को सुने। इसके अलावा लोगों से इंगेज हो लिसनिंग एक्टिविटीज में। तो ये सारी चीजें क्या करेंगी? लिसनिंग स्किल को डेवलप करेंगी बच्चे में, किसकी? इंग्लिश की। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या करता है?
एनकरेजेस क्वाइट लर्नर्स, या फिर डज नॉट नर्चर क्रिएटिव थिंकिंग स्टूडेंट्स। ये गलत है क्योंकि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो होती है वो बच्चे में क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करती है। अलाउज लर्नर्स टू रेज क्वेश्चंस, या फिर डजंट प्लेस स्टूडेंट्स इन थॉट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। ये भी गलत है क्योंकि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग ही ऐसा मतलब अधिगम ही ऐसा है जिसमें बच्चे क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, और क्रिएटिव थिंकिंग कर करके जो कॉन्सेप्ट है या फिर जिस बारे में कॉन्टेक्स्ट में चीज है उस चीज के बारे में उनके दिमाग में सवाल उठते हैं, तो उस सवाल को वो पूछते हैं जिससे सीखते हैं, सीख कर फिर नए सवाल उठते हैं उनको सीखते हैं। तो ये क्या है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3, मतलब कि ये क्या करता है, लर्नर्स को अलाउ करता है कि वो क्वेश्चंस उठाएं, इंक्वायरी करेंगे तभी उनके अंदर क्वेश्चंस उठेंगी। तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग अलाउज लर्नर्स टू रेज क्वेश्चंस। 11th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन लार्ज लैंग्वेज क्लासेस ग्रुप वर्क कैन बी अकम्प्लिश्ड बाई। अगर लार्ज बड़ी क्लास है, लैंग्वेज क्लास है, उसमें ग्रुप वर्क करना है तो ग्रुप वर्क को कैसे पूरा किया जा सकता है, बाई आस्किंग स्टूडेंट्स टू टर्न अराउंड फॉर ग्रुप वर्क, या फिर आस्किंग ऑल स्टूडेंट्स टू स्टैंड इन अ सर्कल। इससे क्या ही होगा, इससे बच्चों में कोई डेवलपमेंट थोड़ी हो रहा है। आस्किंग हाफ द क्लास टू गो आउट टू द प्लेग्राउंड, आधे से बच्चों को प्लेग्राउंड में भेज दिया, ये भी गलत है, बाकी बच्चे कहाँ से सीखेंगे फिर। Asking 4 to 5 students to sit together on a narrow bench despite lack of space, जगह नहीं है फिर भी बच्चों को 4-5 बच्चों को एक ही साथ एक बेंच पे बिठा देना, ये भी किसी तरीके का मतलब इसमें बच्चे का क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये क्या है, आस्किंग स्टूडेंट्स टू टर्न अराउंड फॉर ग्रुप वर्क। जब ग्रुप में काम करेंगे तो फिर इससे क्या होगा, ग्रुप वर्क पूरा होगा अगर बड़ी क्लास है लैंग्वेज की तो। 12th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13 है, schools need to become centers that prepare children for life and ensure that all children, especially the differently abled, children from marginalized sections, and children in difficult circumstances, get the maximum benefit of this critical area of education. This observation found in the National Curriculum Framework 2005 is related to, मतलब कहा गया है स्कूल को ऐसा सेंटर बनना चाहिए जो कि बच्चों को अपने जीवन के लिए तैयार करे। इसके अलावा जो मतलब कि एंश्योर्स दैट ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें, जो एजुकेशन की क्रिटिकल एरिया जहाँ पे वो नहीं सीख पा रहे हैं उसमें मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। स्पेशली किन बच्चों पे जोर देना, जो बच्चे डिफरेंटली एबल्ड हैं उन बच्चों पे, या फिर ऐसे बच्चे जो कि मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से आते हैं, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से आते हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो कि डिफिकल्ट सिचुएशन से आए हैं पढ़ने के लिए, या फिर डिफिकल्ट सिचुएशंस में हैं। इन तीनों तरीके के बच्चों को मतलब बाकी नॉर्मल बच्चों के साथ साथ इन तीनों स्पेशली इन 3 तरीके के बच्चों को भी जीवन के लिए तैयार करना, इसके अलावा उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देना एजुकेशन का, ये चीज जो है, ये ऑब्जर्वेशन जो एनसीएफ 2005 में है, ये किस चीज से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग से रिलेटेड है, या फिर जेनरिक इक्वालिटी से, या फिर क्रिटिकल पेडागोजी से, या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। एनसीएफ 2005 में जो इसकी बात की गई है वो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई, मतलब हर तरीके के बच्चों को साथ में पढ़ाना चाहिए, साथ में पढ़ाने के अलावा हर तरीके के बच्चों को आगे के जीवन के लिए तैयार करना चाहिए, हर तरीके के बच्चों को साथ में बिठा करके मैक्सिमम बेनिफिट एजुकेशन का देना चाहिए, मतलब हर एक बच्चा जो है वो पढ़ सके, सीख सके, शिक्षा ले सके। तो ये बात किसमें की गई है, इंक्लूसिव एजुकेशन में की गई है एनसीएफ 2005 में। तो 13 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लैंग्वेज क्लासरूम। चाइल्ड सेंटर्ड लैंग्वेज क्लासरूम की इसमें से कौन सा फीचर है, चिल्ड्रन इंटरेक्ट इन द टारगेट लैंग्वेज थ्रू टास्क दैट रिक्वायर मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, या फिर चिल्ड्रन वर्क इंडिविजुअली टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए अकेले अकेले काम कर रहे हैं, इससे बच्चा सीखेगा नहीं, क्योंकि साथ में जब बच्चे मिलकर के काम करते हैं तो उससे क्या होता है, साथ में सीखने से एक दूसरे के जो एक्सपीरियंसेस हैं, एक दूसरे की जो इंटेलिजेंसेज हैं वो एक दूसरे से क्या होती हैं, ट्रांसफर होती हैं। तो इंडिविजुअल बच्चों को काम नहीं करना चाहिए, स्पेशली प्रोजेक्ट वर्क पे। टीचर प्लान्स असेसमेंट एवरीडे, तो इससे चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम का क्या मतलब है, टीचर प्लान अगर असेसमेंट एवरीडे करे ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें चाइल्ड सेंटर्ड लैंग्वेज क्लासरूम का जैसी कोई बात नहीं है। अ टीचर गिव्स इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सपेक्ट्स चिल्ड्रन टू ओबे एंड टू बी डिसिप्लिन्ड,
बच्चों को डिसिप्लिन में रहना है, बच्चों को टीचर के रूल्स को फॉलो करना है। ये ऑप्शन तो वैसे भी गलत ही हो जाने हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। मतलब जो टारगेट लैंग्वेज है, जो बच्चों को भाषा सिखानी है, तो चिल्ड्रन उस भाषा में क्या करें? इंटरेक्ट करें, जो कि उनकी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस इसमें क्या होगी? मल्टीपल इंटेलिजेंसेस उनकी एक दूसरे से एक्सचेंज होगी और इसके द्वारा बच्चे सीख रहे हैं। तो ये कैसी क्लास हो रही है? चाइल्ड सेंटर्ड क्लास हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, अ टीचर गिव्स द पजल टू हर क्लास 8th स्टूडेंट्स एंड आस्क देम टू सॉल्व इट बाय स्पीकिंग आउट हाउ दे सॉल्व इट। टीचर ने क्या किया? बच्चों को एक पजल दिया, 8th क्लास के बच्चों को, और उनसे कहा उसको सॉल्व करने के बाद बोल बोल करके तुमको बताना है कि कैसे तुमने उसको सॉल्व किया। तो इस स्ट्रेटेजी को क्या कहेंगे? पिक्चर रीडिंग, या फिर स्पीकिंग अलाउड, या फिर थिंकिंग अलाउड प्रोटोकॉल, या फिर लिसनिंग। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, मतलब थिंकिंग अलाउड प्रोटोकॉल। तो अब यहाँ पे जिन बच्चों को ये डाउट है कि पेपर 1 और पेपर 2 में किस तरीके की पेडागोजी आती है, तो बस इतना सा ही डिफरेंस है कि जो पेपर 2 होगा उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे डाल दिए जाएंगे कि क्लास 8 के बच्चे ऐसे कर रहे हैं तो वो कौन सा अप्रोच फॉलो करें, कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, या फिर जो जूनियर के बच्चे हैं उनको ये चीज कैसे, लैंग्वेज कैसे सिखानी है, कैसे पढ़ानी है। बस ऐसे क्वेश्चंस में ही डिफरेंस होगा। बाकी जो लैंग्वेज पेडागोजी है, चाहे वो हिंदी की हो चाहे वो इंग्लिश की हो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की बिल्कुल सेम रहेगी। ये था हमारा फर्स्ट ईयर पेपर 2 के लिए। मतलब स्पेशली बच्चों को पेपर 2 अलग से चाहिए होते हैं, इस वजह से पेपर 2 नाम दे रही हूँ। बाकी तो पेपर 1 पेपर 2 ऑलमोस्ट पेडागोजिकल क्वेश्चंस जो है वो सेम ही रहेंगे। बस केवल अगर क्लास लगा करके ना पूछा जाए, अप्रोच और स्ट्रैटेजी की बात ना की जाए तो ये हमारा फर्स्ट ईयर था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।